कल्पना कीजिए आप एक नवजात और स्वतंत्र देश का संविधान लिख रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े सबसे सम्मानित कानूनी दिमागों में से एक हैं। जी। लेकिन ठीक 1 साल बाद आपको अपने ही कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है, और वो भी किसी राजनीतिक घोटाले की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने वाला एक बिल संसद में पास नहीं करवा सके। ये सुनने में भले ही किसी कहानी जैसा लगे, लेकिन ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही वास्तविक और कड़वा सच है। एक ऐसा अध्याय जिसे अक्सर संविधान निर्माण की उस भव्यता के पीछे कहीं ना कहीं भुला दिया जाता है। बिल्कुल। और आज हमारा उद्देश्य यही है, इस ऐतिहासिक यात्रा को समझना। ये समझना कि समाज की इन सदियों पुरानी लोहे की जंजीरों को आखिर कैसे तोड़ा गया। आज जब हम आधुनिक भारत की तस्वीर देखते हैं, जहां महिलाएं दफ्तरों का नेतृत्व कर रही हैं, संसद में नीतियां गढ़ रही हैं, तो ये सब बहुत सामान्य लगता है। जी, सामान्य लगता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस आज़ादी की नींव एक बेहद कठिन संघर्ष से रखी गई थी, और उस संघर्ष के जो मुख्य शिल्पकार थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस संघर्ष की गहराई को समझने के लिए हमें स्वतंत्रता से ठीक पहले के उस अंधकारमय दौर में चलना होगा। ये समझना बहुत आवश्यक है कि उस समय महिलाओं की वास्तविक स्थिति असल में थी क्या। देखिए, स्थिति केवल ये नहीं थी कि उन्हें कम अधिकार प्राप्त थे। सच तो ये है कि कानूनी रूप से उनके अधिकार लगभग नगण्य थे। नगण्य से आपका तात्पर्य पूरी तरह से अधिकारहीन होने से है? बिल्कुल। विशेषकर तत्कालीन समाज के उच्च और रूढ़िवादी वर्गों में महिलाओं का जीवन पूरी तरह से एक संस्थागत शोषण का शिकार था। ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी, बल्कि एक अलखित नियम था जिसे धर्म और परंपरा की आड़ में पूरी वैधता मिली हुई थी। मतलब समाज की पूरी स्वीकृति थी इस शोषण को। जी। मिताक्षरा जैसी पारंपरिक हिंदू कानून प्रणालियों को ही देख लीजिए। इन प्रणालियों ने सदियों से उत्तराधिकार के जो नियम तय किए थे, उनके तहत केवल पुरुषों को ही जन्म से परिवार की पैतृक संपत्ति में सहदायिक या कहें कि हिस्सेदार माना जाता था, और महिलाओं को इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रखा गया था। एकदम बाहर। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि जन्म से ही समाज में उनका दर्जा पुरुषों के मुकाबले दोयम कर दिया गया था। अगर हम इस संपत्ति के अधिकार ना होने की बात को उस समय के विवाह की संस्था से जोड़कर देखें, तो तस्वीर और भी दर्दनाक हो जाती है। जब मैं इस विषय को करीब से देख रहा था, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। कैसा विचार? उस समय का विवाह एक बिना निकास वाले दरवाजे की तरह था। एक ऐसा दरवाजा जिसमें एक स्त्री प्रवेश तो कर सकती थी, लेकिन वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये बहुत ही सटीक चित्रण है। और ये केवल सामाजिक दबाव की वजह से नहीं था, बल्कि एक कानूनी और आर्थिक ताला था। मेरा मतलब है, अगर कोई महिला उस दरवाजे से वापस आना भी चाहे, तो कानून और संपत्ति के नियम उस दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देते थे, क्योंकि मायके की संपत्ति में उसका कोई हिस्सा था ही नहीं। वो आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु थी। वो दरवाजा, जैसा आपने कहा, सच में बाहर से बंद था। अगर किसी महिला के साथ उसके ससुराल में अमानवीय अत्याचार भी हो रहा है, तो भी उसके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं था कि वो उस विवाह से बाहर आ सके। क्योंकि तलाक का तो कोई प्रावधान ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। तलाक जैसी कोई कानूनी अवधारणा उस समय मौजूद ही नहीं थी। विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता था। आर्थिक रूप से महिला पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर थी, बचपन में पिता पर, यौवन में पति पर और बुढ़ापे में पुत्र पर। इतने गहरे अंधकार और इतने कठोर स्थापित नियमों वाले समाज में केवल उपदेश देने या सुधार की बातें करने से तो कुछ नहीं बदलने वाला था। जी, और यहीं से डॉक्टर अंबेडकर का जो दृष्टिकोण है वो पूरी स्पष्टता के साथ सामने आता है। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति से मापी जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सदियों पुरानी, हजारों सालों से चली आ रही इस गहरी सामाजिक सोच और पितृसत्तात्मक ढांचे को केवल एक कानून के जरिए रातों रात बदला जा सकता था? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, और उस समय के समाज सुधारकों के बीच भी ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण इस पर बहुत स्पष्ट था। वे मानते थे कि कानून शायद रातों रात लोगों के मन में बैठे पूर्वाग्रहों को समाप्त न कर सके जी। लेकिन कानून उस शोषित वर्ग के हाथ में एक ऐसा हथियार जरूर थमा देता है जिससे वे अपने खिलाफ हो रहे अन्याय का प्रतिकार कर सके। उनका मानना था कि जब तक समानता केवल आदर्शवाद तक सीमित रहेगी, शोषण चलता रहेगा। उसे रोकने के लिए राज्य को, यानी स्टेट को, एक मध्यस्थ के रूप में बीच में आना ही होगा।
और राज्य को बीच में लाने का वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रयास था हिंदू कोड बिल। 24 फरवरी 1949 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत की संविधान सभा में इस अभूतपूर्व प्रस्ताव को पेश किया गया। जी, ये सिर्फ एक बिल नहीं था, बल्कि आधी आबादी को मुक्त करने के लिए घड़ा गया एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार था। और यही कारण है कि इसे इतनी बारीकी से तैयार किया गया था। इस हिंदू कोड बिल के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे जिन्होंने समाज में सबसे ज्यादा हलचल मचाई। इन चारों प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये केवल ऊपरी बदलाव नहीं थे, इन्होंने पितृसत्ता की एकदम जड़ों पर सीधा प्रहार किया था। तो आइए इन प्रावधानों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा विवादित प्रावधान था संपत्ति का अधिकार। सदियों से बेटियों को जो पराया धन कहा जाता था, इस बिल ने प्रस्ताव रखा कि बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर का कानूनी हकदार माना जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये प्रावधान इतना बड़ा खतरा क्यों माना गया, क्योंकि संपत्ति का सीधा संबंध सत्ता और स्वतंत्रता से होता है। जी, शक्ति संतुलन से। रूढ़िवादी समाज ये अच्छी तरह जानता था कि अगर महिलाओं के पास अपनी खुद की संपत्ति होगी तो उनके पास विकल्प होंगे, वो अत्याचार सहने के लिए मजबूर नहीं होंगी। संपत्ति का अधिकार असल में निर्णय लेने का अधिकार है। ये केवल कुछ जमीन या पैसों का हस्तांतरण नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिवार के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से पलट देने वाला कदम था। शक्ति संतुलन बदलने की इसी कड़ी में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था वो था विवाह और तलाक के नियम। जैसा कि हमने पहले उस बिना निकास वाले दरवाजे की बात की थी, इस प्रावधान ने उस दरवाजे को तोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसमें 2 बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित थे। पहला था एक पत्नी का नियम, यानी मोनोगैमी को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना। उससे पहले तो एक पुरुष कई विवाह कर सकता था। जी, जिससे घर में महिलाओं की स्थिति हमेशा असुरक्षित रहती थी। और दूसरा जो सबसे क्रांतिकारी प्रस्ताव था वो था तलाक का अधिकार देना, मतलब अत्याचार की स्थिति में विवाह से मुक्ति। बिल्कुल, शारीरिक या मानसिक अत्याचार की विशिष्ट परिस्थितियों में महिलाओं को उस विवाह से कानूनी रूप से मुक्ति पाने का अधिकार दिया जा रहा था। विवाह को केवल एक अटूट धार्मिक संस्कार के बजाय एक ऐसे कानूनी समझौते के रूप में देखा जाने लगा जिसमें दोनों पक्षों के अधिकार समान हो। ये तो सचमुच उस समय के हिसाब से जमीन खिसका देने वाला विचार था। और जो तीसरा प्रावधान है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दिलचस्प लगता है। वो था गोद लेने का अधिकार। जी, राइट टू अडॉप्ट। पहली नजर में ये एक बहुत ही सामान्य सा अधिकार लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई गहरा सामाजिक कारण छिपा था? इसका प्रभाव बहुत गहरा था। देखिए, पारंपरिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में गोद लेने का अधिकार केवल पुरुषों के पास होता था। इसके पीछे की जो पूरी अवधारणा थी वो वंश या गोत्र को आगे बढ़ाने और मृत पूर्वजों के अंतिम संस्कार के लिए एक पुरुष उत्तराधिकारी सुनिश्चित करने से जुड़ी थी। तो जब हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को यह अधिकार देने का प्रस्ताव रखा कि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं और किसी बच्चे को गोद ले सकती हैं, तो ये सीधे तौर पर उस सोच को चुनौती दे रहा था। एकदम सही। ये इस सोच को तोड़ रहा था कि परिवार का अस्तित्व केवल पुरुष के नाम से चलता है। ये महिलाओं के स्वतंत्र वजूद और उनकी अपनी पहचान को कानूनी मान्यता देना था। और चौथा प्रावधान, जिसने शायद भारतीय समाज की सबसे मजबूत और सबसे पुरानी दीवार पर प्रहार किया, वो था अंतरजातीय विवाह, यानी इंटरकास्ट मैरिज को कानूनी मान्यता देना। ये केवल 2 व्यक्तियों के मिलन की बात नहीं थी। ये भारत की कठोर जाति व्यवस्था की जड़ों को काटने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। डॉक्टर अंबेडकर का तो मानना ही था कि जाति व्यवस्था मुख्य रूप से सजातीय विवाहों के कारण ही जीवित है। जी, और इस प्रावधान के माध्यम से वे जाति और पितृसत्ता दोनों पर एक साथ प्रहार कर रहे थे। उनका विचार था कि अगर लोग अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए स्वतंत्र होंगे तो जाति की सीमाएं अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगे। अगर हम 1949 के उस दौर की कल्पना करें, भारत को आजाद हुए मुश्किल से 2 साल हुए थे। देश विभाजन के गहरे दर्द से उभर रहा था। उस समय डॉक्टर अंबेडकर के ये विचार समय से कितने आगे के थे? बहुत आगे के थे। लेकिन एक बात यहाँ मेरी समझ से बाहर है। 1949 के दौर में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और वे खुद एक बहुत ही प्रगतिशील सोच वाले नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर देश के सबसे बड़े कानूनी विद्वान और कानून मंत्री थे। जी। तो जब सरकार के शीर्ष स्तर पर इन दोनों का पूरा समर्थन इस बिल को प्राप्त था, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि ये बिल इतनी बुरी तरह से फंस गया? ये जो विरोध था,
ये किस तरह का था? यह उस समय की राजनीति का सबसे दिलचस्प पेच है। देखिए, विरोध केवल कुछ धार्मिक गुरुओं या पुजारियों तक सीमित नहीं था, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। अच्छा। अगर हम उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से देखें, तो रूढ़िवादी समाज का हर वो हिस्सा जिसने पितृसत्ता से फायदा उठाया था, वो इस बिल के खिलाफ खड़ा हो गया था। इनमें उस समय के कई बेहद शिक्षित वर्ग, जाने माने वकील, बड़े जमींदार और यहाँ तक कि संसद के भीतर के कई दिग्गज राजनीतिक नेता भी शामिल थे। मतलब ये केवल धर्म का मामला नहीं था, बल्कि नियंत्रण का मामला था। ठीक यही बात थी। यह विरोध महिलाओं को अधिकार मिलने की चिंता से कहीं ज्यादा पुरुष प्रधान समाज के अपने हाथों से नियंत्रण खोने के डर से उपजा था। उन्हें डर था कि अगर बेटियों को संपत्ति में हिस्सा मिला तो परिवार की जमीन के टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तलाक का अधिकार मिला तो परिवार नामक संस्था, जहां पुरुष का एक छत्र राज होता है, वो ढह जाएगी। बिल्कुल। और इस विरोध ने इतना संगठित और शक्तिशाली रूप ले लिया कि देश भर में इस बिल के खिलाफ रैलियां और प्रदर्शन होने लगे। और इसी जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक दबाव ने उस पल को जन्म दिया जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। सितंबर 1951 का वो निराशाजनक और ऐतिहासिक पल, जब देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐतिहासिक स्रोत इस बात पे विशेष जोर देते हैं कि इतिहासकारों की नज़र में ये महज एक राजनीतिक इस्तीफा नहीं था। तो ये क्या था? ये एक बहुत बड़ा वैचारिक स्टैंड था। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस सरकार और जिस व्यवस्था में महिलाओं को समान अधिकार देने की इच्छा शक्ति ही नहीं है, उनका उस व्यवस्था का हिस्सा बने रहना उनके लिए अर्थहीन है। उनके लिए अपना पद महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उनका वो मिशन महत्वपूर्ण था जिसके लिए वो ये सारा संघर्ष कर रहे थे। लेकिन इस इस्तीफे का तात्कालिक परिणाम क्या हुआ? इसे देखकर तो किसी को भी लग सकता है कि शायद वो लड़ाई वहीं हार ली गई। क्या एक इस्तीफे का मतलब ये था कि महिलाओं की समानता का वो सपना वहीं हमेशा के लिए खत्म हो गया? सतह से देखने पर ऐसा ही लगा कि बिल गिर गया है और रूढ़िवादियों की जीत हुई है। लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव भी था। उस इस्तीफे ने पूरे देश में एक वैचारिक भूचाल ला दिया। उसने एक दबाव बनाया। जी, इसने उस समय की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नेहरू पर एक ऐसा भारी नैतिक दबाव बनाया जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं था। ये बहस अब केवल संसद के गलियारों तक सीमित नहीं रही थी, ये आम जनता, प्रेस और बौद्धिक वर्गों तक पहुंच चुकी थी। और यहीं से इस संघर्ष की जीत और आगे का वो सफर शुरू होता है। जवाहरलाल नेहरू, जो स्वयं इस बदलाव के गहरे समर्थक थे, उन्होंने 1952 के आम चुनावों के बाद इस रुके हुए मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। लेकिन इस बार रणनीति पूरी तरह बदल दी गई थी। जी, ये समझ लिया गया था कि इस विशाल और हर स्तर पर विवादित बिल को एक साथ एक ही झटके में पास कराना शायद राजनीतिक रूप से संभव नहीं होगा। इसलिए कूटनीति का सहारा लिया गया। उस एक बड़े हिंदू कोड बिल को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया ताकि विरोधियों को किसी एक बड़े लक्ष्य पर संगठित होने से रोका जा सके। ये एक बेहद कुशल वैधानिक रणनीति थी। और आखिरकार वो लंबा संघर्ष कानूनी विजय में तब्दील हुआ। 1955 और 1956 के बीच भारतीय संसद ने उन 4 ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के उस मूल दृष्टिकोण को जीवन दिया। और उन 4 कानूनों का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम जो भी पारिवारिक अधिकार देखते हैं वे सब इन्हीं पर टिके हैं। पहला था हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसने विवाह को एक समान कानूनी ढांचे में लाया और तलाक की स्पष्ट प्रक्रिया को स्थापित किया। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसने सदियों पुरानी मिताक्षरा जैसी व्यवस्थाओं को चुनौती दी और महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों को अंततः मान्यता दी। और तीसरा था हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956। जी, और चौथा था हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, जिसने महिलाओं को स्वतंत्र रूप से गोद लेने और अपने भरण पोषण के कानूनी अधिकार दिए। अगर हम इस पूरे कानूनी बदलाव का आज के संदर्भ में एक सामाजिक विश्लेषण करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आता है। ये सच है कि भारत के कुछ हाशिए के समुदायों या जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को पहले से ही विवाह विच्छेद या पुनर्विवाह जैसी थोड़ी अधिक प्रथागत स्वतंत्रता प्राप्त थी।
जी। लेकिन संपूर्ण भारतीय कानूनी परिदृश्य को एक समान मंच पर लाना एक अभूतपूर्व कदम था। इसका सबसे गहरा प्रभाव उन विशिष्ट और उच्च वर्गों पर पड़ा जहां महिलाओं पर नियंत्रण सबसे ज्यादा कठोर था। इन कानूनों ने पहली बार राज्य को एक ऐसे रक्षक के रूप में खड़ा किया जो घर की चारदीवारी के भीतर होने वाले अन्याय को रोक सकता था। इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास की ये घटनाएं केवल किताबों में बंद रहने वाली चीजें नहीं हैं। इनका असर हमारे आज के जीवन पर बहुत गहरा है। एक आधुनिक नागरिक के रूप में अगर आज हम सोचें तो आज जो कॉर्पोरेट एचआर पॉलिसीज हम देखते हैं या फैमिली कोर्ट में जो अधिकार आज महिलाओं को मिलते हैं, वो सब इसी संघर्ष का परिणाम है। बिल्कुल। आज जब हम महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हुए देखते हैं, चाहे वो संपत्ति खरीदना हो, विवाह में समानता की मांग करना हो या सम्मान के साथ अपना जीवन जीना हो, उसकी मजबूत नींव दशकों पहले इसी हिंदू कोड बिल के रूप में रखी गई थी। इसे एक शांत क्रांति कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसी क्रांति जिसने बिना कोई हथियार उठाए केवल संविधान और कानून की ताकत से समाज की आधी आबादी को उनकी छीनी हुई आवाज वापस दी। इस क्रांति ने भारतीय समाज को एक नई, आधुनिक और अधिक मानवीय दिशा दिखाई। दशकों पहले डॉक्टर अंबेडकर ने अपने असाधारण संघर्ष और कानून के जरिए समाज की सबसे मजबूत और दिखाई देने वाली जंजीरों को तोड़ा था। जी। लेकिन आज की इस ऐतिहासिक चर्चा को समाप्त करते हुए हमारे सामने एक बहुत गहरा और विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। जी। कानून ने तो कागज पर समानता दे दी, लेकिन आज के इस आधुनिक और प्रगतिशील कहे जाने वाले समाज में ऐसी कौन सी अदृश्य सामाजिक जंजीरें हैं जो अभी भी मौजूद हैं? ये सोचने वाली बात है। जी। महिलाओं के खिलाफ रोजमर्रा के पूर्वाग्रह, कार्यस्थल पर सूक्ष्म भेदभाव या सामाजिक अपेक्षाओं का वो भारी मनोवैज्ञानिक बोझ जिसे शायद कोई भी संसद का कानून नहीं छू पाता। क्या अधिकारों की ये लड़ाई सिर्फ अदालतों में जीती जा चुकी है, या इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए हमें आज भी हमारे अपने भीतर एक नई वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है? ये सफर अभी भी जारी है।